टोरंटो कनाडा नहीं है, ऐसा मैं यहाँ अक्सर सुनता हूँ। और वास्तव में ये महानगर उत्तरी देश के छोटे जनसंख्या वाले देश की धारणा को थोड़ा तोड़ता है। यही कारण है कि लगभग सभी कनाडा में स्थानांतरित होने वाले प्रवासी टोरंटो की ओर आकर्षित होते हैं और शहर के आधे से अधिक निवासी कनाडा में पैदा नहीं हुए हैं बल्कि अन्य देशों से यहाँ आए हैं। टोरंटो को कनाडा का न्यूयॉर्क कहा जाता है और वे एक जैसे हैं, चाहे वह बाहरी रूप हो या जीवन की तेज गति जिसे पकड़ पाना आसान नहीं है। अवसरों का शहर। कई लोग कनाडा भागना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब वे अवैध रूप से यहाँ पहुँच जाते हैं तो वे रहने लगते हैं। कठिन कार्य। तुम्हें लगातार काम में जुटे रहना होगा। एक दिन निर्माण स्थल पर चला गया, केवल एक जीता, 2 नौकरियां। लेकिन फिर भी कई प्रवासी यहाँ सफलता प्राप्त करते हैं, कनाडाई सपने में शामिल होते हैं और युवा कनाडाई परिवार बनाते हैं। ये समझिए, ये कनाडा से है, मैं रूसी हूँ, पत्नी अफगानी है। मैं कैसीनो गया, वहाँ 20,000 हार गया, 10,000 लंबा, ये उसका है। मैं रूढ़िवादी हूँ और पत्नी वास्तव में मुस्लिम है। यानी हमारे यहाँ एक आइकन लटक सकता है और उसके बगल में कुरान रखा होगा। कनाडा और अमेरिका की तुलना की जाती है, बल्कि अक्सर विपरीत रखा जाता है। लोग अमेरिकियों की तुलना में अधिक दयालु हैं, वे अभिवादन करते हैं। कनाडा से चले जाओ, धीरे धीरे नरम कनाडा और कठोर होता जा रहा है। यहाँ सब आए हैं, सब शांति से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वे बहुत आक्रामक हो गए हैं, इसलिए सड़कों पर बिल्कुल भी न चलें। हर हफ्ते नहीं, लेकिन आप देखेंगे कोई शहर के केंद्र में किसी पर गोली चला रहा है। अगर कोई आपको मारे तो पहले मुस्कुराकर मुड़ें और फिर कहें, कृपया मुझे मत मारो। कनाडा एक विकसित देश है और ये शानदार दिखता है, लेकिन इसके लिए पैसे और उच्च करों की आवश्यकता होती है। आपके पास जो आखिरी कपड़े होंगे वे आपसे ले लेंगे। स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज हम दुनिया के सबसे शानदार महानगरों में से एक में मीठी और उतनी आसान नहीं जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। टोरंटो में ये कनाडा है, ऊपर से हरी भरी, साफ सुथरी और शांत, कोई गगनचुंबी इमारतें नहीं, क्योंकि मैं टोरंटो के पास छोटे से हैमिल्टन हवाई अड्डे पर उतरा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में केवल एक रेक्जाविक है। बस में जैसे मंत्रमुग्ध होकर पूरे रास्ते खिड़की की बजाय दरवाजे को देखता रहा। मैं इंतजार करता रहा कब वह सड़क के बड़े गड्ढे पर उड़ेगी। यह अब टोरंटो का डाउनटाउन है, शहर का केंद्र, जिसे अक्सर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से तुलना की जाती है और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क पर आधारित फिल्में भी अक्सर यहीं शूट की जाती हैं। वे इतने समान हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसी आइसक्रीम वाली गाड़ियाँ देखी हैं। सड़कों पर भालू नहीं चलते और न ही बर्फ, बिल्कुल नहीं। लेकिन समझो, तुम क्या, कनाडा में आप हॉकी थीम से पहचान सकते हैं। यह वह एरिना है जहाँ स्थानीय टीम टोरंटो मेपल लीफ्स खेलती है। प्लेऑफ के टिकटों के बारे में क्या, खासकर वे 1000+ हो सकते हैं। तो तुम हॉकी के प्रति कैसे प्रभावित हुए? मुझे हॉकी पसंद है। किस क्लब के लिए? मुझे मेपल लीफ्स पसंद है। लगभग 5-6 एंजल्स के खिलाड़ी थे जो मेपल लीफ्स में थे। वे मेरे ग्राहक थे, मैं उन्हें ठहराता था। उनमें से एक यहाँ रहता था, ब्रेमनर। ये ओलेग है और वह ये जानने गया कि ये सुंदरियां कहाँ से आई हैं। टोरंटो में लोग बहुत रंगीन और विविधतापूर्ण हैं, खासकर आज जब यहाँ एक और त्योहार हो रहा है। जैसे देखो कैसी मालविना खड़ी है, वैसे ही रंगों के बीच। कोने के पीछे जाओ, यहाँ एक कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है और वैसे भी डाउनटाउन में बहुत संगीत है। टोरंटो में सभी अजीब लोग हानि रहित नहीं होते। ये हिस्सा बहुत सुरक्षित नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक आवास में रहते हैं। उनके पास से गुजरना थोड़ा डरावना लगता है। उनकी प्रणाली यहाँ कुछ इस तरह से बनाई गई है, जो लोग इन जगहों पर रहते हैं मानसिक रूप से थोड़े असामान्य या काफी असामान्य, वे बंद जगह में नहीं रहते। उन्हें यहाँ बाहर सड़क पर आने का अधिकार है। वे शहर में हैं, वे लोगों के बीच में हैं। इसलिए जब आप सड़क पर थोड़ा असामान्य व्यक्ति देखते हैं या बस में, आप परिवार के पास खड़े हो सकते हैं। बेहतर है कि जब वे उकसाते हैं तो उनकी आंखों में न देखें। उन्हें सामाजिक आवास डाउनटाउन में क्यों दिया जाता है, कहीं बाहर क्यों नहीं?
यहाँ पूरा शहर विभाजित है। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ अमीर हैं, यहाँ गरीब हैं। आप चल सकते हैं, अच्छी सड़क, 2 मिलियन के घर, अचानक फिर ऐसे घर आते हैं जहाँ रहना डरावना लगता है। वे पहले से ही 700,000 के हैं। समझते हो, यहाँ कुछ भी विभाजित नहीं है, अमीर गरीब यहाँ सब मिला हुआ है। ओलेग अपने परिवार 10 साल से अधिक समय पहले कनाडा चले गए। मैं वास्तव में चाहता था कि बच्चे किसी दूसरे देश में बड़े हों ताकि उन्हें दूसरा पासपोर्ट मिल सके और ताकि वे सुरक्षित रहें। अरे बहुत बढ़िया। इसलिए हम आंटी को शूट करेंगे। कनाडा जाने से पहले ओलेग ने कनाडा की अलग कल्पना की थी। मुझे सब कुछ और तुरंत चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आऊं और कहूं, ठीक है, मैं कनाडा आ गया हूं, अब सब कुछ मेरा हक है। हम सब वहां तस्वीरें बनाते थे कि यहाँ पेड़ हैं, जहाँ बगीचे हैं पैसों के, वहां जाते हो और पैसे तोड़ते हो, या सुबह उठे और तकिए के नीचे से पैसे निकाले। मुझे यहाँ समझने में काफी समय लगा। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वे सब ऐसा ही सोचते हैं। अधिकांश लोग वे ऐसा सोचते हैं, पहले मैं कनाडा में प्रवास करूंगा, फिर व्यापार करूंगा, बिना ये सोचे कि यहाँ ये व्यापार कैसे किया जा सकता है। और वे समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलग है, यहाँ पर हम मौके पर ही समझ लेंगे। यहाँ व्यापार करना असंभव है। जैसे हम वहाँ सोचते हैं, अगर मेरा व्यापार में सफल नहीं हुआ तो क्या तुम सोचते हो कि मैं काम करने जाऊंगा? लेकिन इसका मतलब है कि किसी भी तरह से मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं किसी भी तरह से एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। कनाडा ने मुझे बदल दिया। मैं अधिक सहनशील हो गया, मैं अधिक सहिष्णु हो गया। मैंने अन्य राष्ट्रीयताओं को देखने का तरीका बदल दिया। अगर कनाडा से पहले हम अफ्रीका के लोगों को काले कहते थे, वहाँ ये हम चीन के लोगों को पीले या पीले मुंह वाले या चीनी कहते थे। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि दुकान में या लिफ्ट में, और दरवाजा खुलता है और वहाँ अफ्रीका से आया हुआ व्यक्ति खड़ा होता है और वह आपको सुप्रभात कहता है और मुस्कुराता है। वो या वह आपको, शायद मुझे यह नहीं कि सच में मुझे अच्छा लगता है कि सुबह मुझे सुप्रभात कहा गया। टोरंटो की सड़कों पर आप विश्व सिनेमा के सितारों को भी सुप्रभात कह सकते हैं। परसों श्वार्ज़नेगर साइकिल पर जा रहे थे, फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जैसे वह कालिनिनस की प्रोस्पेक्ट पर जा रहे हों, और फिल्म वहां की 90 के दशक की वेश्याओं और उन सभी चीजों के बारे में है। कोविड से पहले लगभग 10 साल पहले शायद 60% सभी हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग कनाडा में होती थी, या तो इस तरफ या वैंकूवर में। आसान है, कनाडा में शूटिंग करना अमेरिका की तुलना में सस्ता है। अंत में यहाँ टाइटैनिक, ट्वाइलाइट, द रेवेनेंट, इट, इंसेप्शन, एक्समैन और हजारों प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग हुई। यहाँ बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां हैं। अमेरिका का हर जगह पर उपस्थिति है। हर दिन ओलेग एक पूर्व हवाई अड्डे के पास से गुजरता है, जहां एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है। दुनिया का सबसे कूल ब्लॉगर मिस्टर बीस्ट। इस जगह पर हजारों ब्लॉगर $5 मिलियन के लिए मुकाबला करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर शहर के बाहर फार्म शुरू होते हैं। उत्तरी देश के मिथक एक के बाद एक टूट रहे हैं। खिड़की के बाहर अनंत मकई के खेत हैं और आड़ू, सेब, खरबूजे और जामुन उगते हैं। कीमतें सच में आसमान छू रही हैं। मकई लगभग $1 प्रति टुकड़ा है। कई फार्मों के अपने खुद के दुकानें हैं और ये तो जैसे पूरा का पूरा सहकारी समाज है। घोड़ों के बाड़े, ट्रैक्टर और यहाँ तक कि एक मिनी होटल भी। एक दुर्लभ क्षण है जब कनाडाई किसान आराम कर रहे हैं और धूप में गर्म हो रहे हैं। सब कुछ पर्यटन और खेल पर केंद्रित है। गोल्फ का मैदान मकई के खेत जितना उत्पादन देता है। सुबह से यहाँ गोल्फ क्लब की आवाजें गूंजती हैं। पूछो पूछो। ऐसा नहीं चाहिए। और ये हैं वलेरी, और हम उनके घर जा रहे हैं जो टोरंटो के उपनगर रिचमंड हिल में है। पहले सब कुछ खाली था। यहाँ ये प्लाजा नहीं था और ये घर भी नहीं थे। यहाँ सब कुछ खाली था। यहाँ एक कोल खोज था और जब मैं यहाँ आया तो एक नया इलाका बनाया गया था और सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। कोई नहीं था। खैर, रिचमंड कुछ अमीर जैसा लगता है। खैर, शायद, मुझे नहीं पता। तब इससे बस एक अच्छा इलाका माना जाता था और यहाँ की कीमतें अन्य क्षेत्रों में आजकल मूल रूप से कीमतें मुझे लगता है समान हैं, पहले से ही महंगी हैं। लेकिन वहाँ 100-200 हज़ार का अंतर है। मुझे नहीं पता, जब यह 1 मिलियन से अधिक होता है तो 1.5 और 1.7 मुझे अब कोई अंतर भी नहीं दिखता। क्या अंतर है? 1.5 और 1.7 एक निजी नागरिक के पास $1 मिलियन कहाँ से आएंगे? पड़ोसी अफगानी है, उन्होंने कालीन सुखाने का फैसला किया। सामने पाकिस्तानी है। यहाँ सब कुछ चीनी, यहाँ भारतीय। वास्तव में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ रूसी रहते थे, वहाँ फिलिपिनो रहते थे। यहाँ फिलिपिनो रहते थे, एक कनाडाई रहता था, सामने कोई अरब रहता था।
लगभग सब कुछ बदल गया है, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। पड़ोसियों के साथ कैसे बातचीत? देखिए, लोग हमारे जैसे नहीं हैं, यहाँ प्रचलित है। वहाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? सब ठीक है, अच्छा मौसम है हमारे यहाँ, परसों बारिश होगी। इसी स्तर पर यहाँ सारी बातचीत होती है, बस किसी भी चीज पर नहीं, किसी भी चीज पर नहीं। और हमारे यहाँ इसके विपरीत, ये पाकिस्तानी हैं, वे हमारे पास आना पसंद करते हैं। यानी वे हमारे लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आए और अब भी उन्हें वापस करना है। ये ले जाना तरह तरह की मिठाइयाँ, और वे इस तरह से कोशिश करते हैं कुछ नज़दीकी संपर्क बनाने की, लेकिन हम थोड़ा दूर रहते हैं। और यहाँ वियतनामी हैं, वे अंग्रेजी में बात नहीं करते, वे हमेशा मुस्कुराते। जब आप उनसे पूछते हैं कि वे कैसे हैं, वे मुस्कुराते। सब कुछ समझ में आता है। वलेरी अपनी पत्नी, बच्चे और सास के साथ रहते हैं। वह खुद वकील हैं और अक्सर घर से काम करते हैं। ये जैसे दूसरा कार्यालय है यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ बंद हो सकता हूँ को, अगर मेरा कोई सुनवाई है को, तो मैं घर से यहाँ कर सकता हूँ। ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन अदालतें ऑनलाइन हैं। हम लोग वास्तव में, हमारे पास बैकयार्ड में बैठने का समय नहीं है, जैसे आंगन में, और बारबेक्यू बनाने और आराम करने का। हम काम करते रहते हैं। यहाँ की आवाज़ अद्भुत है, आप सब कुछ सुन सकते हैं जो पड़ोसी कर रहा है। वह मांस भून रहा है, आप सुन सकते हैं, वह शोर कर रहा है। हाँ, और इसी वजह से मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी कोई निजता नहीं है। और घर यहाँ एक जैसे ही हैं भी। हाँ, वे लगभग सभी एक जैसे हैं। घरों के बीच की दूरी देखिए। अरे ये तो बिल्कुल, ये क्या दूरी है? यानी आप पड़ोसी हैं, सांस लेना कान में। हाँ, दो लोग साथ नहीं चल सकते। वलेरिया का इलाका प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय है। टोरंटो में सभी ऐसे नहीं हैं। वे पहले सभी यूरोप में चले गए और फिर यूरोप से वे अब यहाँ आ रहे हैं। और कनाडा की सरकार जैसे कि इसे स्वीकार कर रही है। अरे, वे कुछ खास नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ मुसलमानों से ऐसा विरोध हो रहा है। हाँ, क्योंकि वे अपनी पत्नी के साथ काम नहीं कर सकते। बेटियां काम नहीं करती, पत्नियां काम नहीं करती, सिर्फ पुरुष और बेटे। उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं और वे बच्चों का ध्यान रखते हैं। पुरुष सुबह से शाम तक काम करते हैं। वैसे ये पूरी तरह से सच नहीं है कि कहा जाता है कि अफगानी लोग भत्ते पर बैठे हैं। पुरुषों के लिए यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि वे घर पर बैठें, सोफे पर लेटें। पत्नी घर पर बैठती है, हाँ, उसे पैसे मिलते हैं बच्चों के लिए, भत्ते वहाँ, ये ठीक है, उन्हें ये पर्याप्त होता है। ये वह इलाका नहीं है जिसके बारे में वलेरी ने बात की थी, बल्कि एक काफी समृद्ध मार्कम है। ये बहुत सांस्कृतिक है, लेकिन आज यहाँ मुसलमानों का त्योहार है। ये तैयारी है। आज शनिवार है, यहाँ उनका त्योहार होगा, उनका कार्निवल। 12 बजे के आसपास लोग पास के इन इलाकों से आएंगे और वे अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाएंगे। वहाँ उनके पास पॉपकॉर्न है। मस्जिद के ठीक सामने एक छोटा सा उत्सव है ना। कनाडा में अधिकांश प्रवासी दक्षिणी देशों से आते हैं। मेरे पास रूस से भी लोग थे, वे कजाकिस्तान से आए थे पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने इस श्रम बाजार को देखा और वे विश्वविद्यालय पूरा कर रहे थे, यानी उनके पास लगभग बैचलर या मास्टर्स की डिग्री थी, यानी वे योग्य लोग थे। वे बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैं उन्हें देखता हूँ और उन्होंने देखा, कोशिश की। वे कहते हैं, मुझे काम पर क्यों रहना चाहिए? मेरे घर पर पेंटागेर बैंक में मेरा इंतजार कर रहा है। टोरंटो में बहुत सारे भारतीय हैं। उन्होंने फर्जी छात्र वीजा वैधीकरण की योजनाएं जल्दी से स्थापित कर ली। ये कैसे काम करता था? आप एक कॉलेज स्थापित कर सकते थे। आपको प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता थी। क्या आपने कोई उतार लिया? तहखाने में या कहीं और छोटा सा स्थान किराए पर लिया? आपने पंजीकरण किया और आप सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ला सकते थे। छात्र वीजा की छपाई मशीन, और वे उन्हें सैकड़ों में दे रहे थे। वहाँ कुछ कॉलेज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे वहाँ लाखों कमा रहे थे, लाखों। और वहाँ कोई नाई की प्रोग्राम, और एक भारतीय नाई बनने के लिए पढ़ाई करने जा रहा है, और उसके पास एक सवाल है, प्रशासन क्या देख रहा है? उसे नाई बनने के लिए इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए वीजा दिया जा रहा है, क्यों? यह मोल्दोवन आंद्रेई टोरंटो के केंद्र में अपने दोस्तों से अचानक मिला। वह खुद भी छात्र वीजा पर आया था और अवैध रूप से रह गया। चलो फिर संपर्क में रहें। हाँ, चलो बाईं ओर। ये लोग कौन हैं? दोस्त हैं मेरे। वैसे उनमें से एक का जन्मदिन हमने मनाया था अभी हाल ही में। क्या हुआ था? बिल्कुल इस सप्ताहांत। हम उसके साथ उस इलाके में जा रहे हैं जहां लगभग सभी संकेत चीनी में हैं, और यह कोई चाइना टाउन भी नहीं है। बोलचाल से भी चारों ओर केवल चीनी लोग हैं।
रेस्तरां में खाना भी एशियाई है। $19 लगे, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा था। पढ़ाई आते ही आंद्रेई जीवन और शिक्षा की कीमतों से हैरान हुआ, जिसे उसने तुरंत छोड़ दिया। यहाँ बहुत सारे पैसे की जरूरत है। ऐसा कोई भंडार नहीं था। और कितने पैसे थे? शायद $3000, कुछ ऐसा जो जल्दी खत्म हो गए। मेरे पास एक परिचित था जिसने तुरंत 1000 के साथ रहने की व्यवस्था में मदद की। कुछ के साथ यह रहने के लिए चला गया। ये सिर्फ एक कमरा था और वे जैसे ही गए उन्होंने उन्हें सेना भेजना शुरू कर दिया। उस समय के लिए भी जब मैं वहां नहीं गया था, और ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ाई के लिए कुछ भी भुगतान किया। हाँ, मैंने लगभग 3000 का भुगतान किया। ये पहली किस्त थी। तुमने? नहीं। हाँ, मुझे भी इन किस्तों का भुगतान करना था, लेकिन मैं वहां जाना भी नहीं चाहता था। मैंने सोचा वीजा जैसे अभी भी है। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ और घूम सकते हैं। लेकिन वीजा तुरंत रद्द कर दिया गया। लंबे समय तक आंद्रेई अवैध था और हाल ही में उसने शरण के लिए आवेदन किया। क्या यह लंबा चलेगा? हाँ, 2-3 साल चल सकता है। इस समय वह देश से बाहर नहीं जा सकता। तुम पूरी तरह तैयार हो? एक बार जब मैंने आवेदन कर दिया तो हाँ, मैंने यह तय किया कि जैसे कोई विकल्प नहीं होने के कारण, क्योंकि यहाँ दस्तावेजों के साथ बहुत मुश्किल है। मेरी दृष्टि से यहाँ थोड़ी अधिक संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि अगर तुम दस्तावेजों के साथ एक कठिन, कह सकते हैं, रास्ता पार करते हो, लेकिन अगर वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे तुमने वेतन की तुलना की, सब कुछ सस्ता नहीं है, पर कीमतें एकमात्र समस्या नहीं है। अवैध व्यक्ति, चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। और क्या यह भी जोखिम था कि आपको, मुझे नहीं पता, सड़क पर पकड़ लिया जाएगा और निर्वासित कर दिया जाएगा? ऐसा जोखिम है, हमेशा नहीं। क्योंकि हाँ, अगर तुम किसी स्थिति में फंस जाते हो और वहाँ, उदाहरण के लिए, अगर पुलिस जांच शुरू करती है तो ये होता है। मान लो क्लब में नशे में हो गए और लड़ाई कर ली, तो यह निर्वासन में समाप्त हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन तुम सावधान थे। कभी कभी बहुत, हाँ, ये समस्या है जब तुम अवैध हो। तुम यहाँ जल्दी से आवास नहीं ढूंढ सकते या कोई अच्छा विकल्प, क्योंकि आमतौर पर वे दस्तावेज मांगते हैं। और तुम कैसे ढूंढते थे? दुनिया में परिचितों से मिलो, फिर भी तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम चाहो तो, उदाहरण के लिए, छुट्टी पर भी कहीं नहीं जा सकते। अगर यह अवैध है तो क्लब में भी नहीं जा सकते, केवल तस्वीरों में देख सकते हो। क्या तुम अब उड़ान भर सकते हो जब पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी? अवैध व्यक्ति का जीवन कठिन होता है। मेरी पहली नौकरी मूविंग था, यानी सामान शिफ्ट करना। आंद्रेई ने बहुत सारा फर्नीचर शिफ्ट किया, लेकिन हर दिन नकद प्राप्त किया। वहाँ था, भगवान का शुक्र है भी। याद है, कुछ ऐसा था जिसे उठाना मुश्किल था और अब वे हमें शिफ्ट कर रहे थे। ये बस एक पियानो है, अगर वह पुराना है, ऐसा भारी लकड़ी का, तो वहाँ बस अब थक सकते हैं और फिर काम चलता रहता। स्टार में 50। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कितने घंटे काम किया, समय को खींचने का तरीका। अगर सामान्य रूप से देखें तो वहाँ समय वैसे ही निकल जाता है। ये सब तैयार करने, खाना बनाने में समय लगता है, जिसे खुद भी खाने की इच्छा होती है। सेटिंग्स, एक दिन चला गया। वहाँ एक दिन ही सहन कर पाया। वहाँ बस इतना ही था, जब केवल बह रहा था। वहाँ ना तो कंक्रीट था और ना ही खिड़की। आप यह मैं देखा, मुझे लगता है ये मेरा आखिरी दौरा है। ये मूविंग से भी थोड़ा बदतर था। अभी आंद्रेई छतों की मरम्मत कर रहा है, लेकिन वास्तव में बताओ, जीने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है? ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे जीना पसंद करते हैं और आप किस तरह के जीवन के आदी हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे हों, तो आपके पास समय नहीं होगा। मूल रूप से वहाँ नकद, विस्फोट, इस तरह की चीजें। आप लगातार काम पर मेहनत करते रहेंगे। अगर आप थोड़ा धीमा, धीरे धीरे, शनिवार रविवार को आराम करना चाहते हैं, सुबह 10 बजे तक, उदाहरण के लिए, काम पर, तो उदाहरण के लिए आप अपने लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर करता है। वेतन। आपने किस रास्ते चुना? खैर, मेरा ऐसा शेड्यूल है जो गिरता है, चौंकाता है। मैं मूल रूप से मेहनत करने की कोशिश करता था। थोड़ा थोड़ा बचत करते हो? कैसे कहूँ,
कोशिश नहीं की, लेकिन यहाँ बहुत खर्चे हैं। दस्तावेजों के साथ ऐसा हुआ। बचत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर कोई समस्या आ जाती है और सब वहीं चला जाता है। क्या तुम मोल्दोवा में आईटी विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे, जो एक काफी प्रतिष्ठित पेशा है? क्या उन दिनों की याद नहीं आती जब तुम बस ऑफिस जाते थे, आराम से रहते थे और कॉफी पीते थे? मूल रूप से हाँ, याद आती है। खासकर जब मैं आया तो अचानक, तुम जानते हो, सब कुछ बदल गया। ऑफिस की नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ काम करना पड़ा, शारीरिक रूप से भी और पेशे के अनुसार भी। हाँ, तुम तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि तुम यहाँ वैध नहीं हो जाते। यहाँ सामान्य रूप से मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अवैध था और अंग्रेजी फसल जरूरत थी। यहाँ बिना काम के रहना, ये तो कल्पना करना भी डरावना है। और ये सामाजिक कार्यक्रम वास्तव में मदद नहीं करते। वहाँ आपको महीने में $700 मिलेंगे और आप उनके साथ क्या करेंगे? ये तो शायद कहीं हॉस्टल में एक बिस्तर भी नहीं है। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। वे परिवार जहाँ सभी काम करते हैं हमेशा बहुत कुछ नहीं कर सकते। वहाँ की तनख्वाह मुझे नहीं पता, महीने में 3,500 है। करों के बाद शुद्ध रूप से 3,500 का मतलब है आप लगभग 5,000 गंदे रूप में प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ 500 गंदे रूप में, ये लगभग 60 से 70 हजार सालाना है। ये अच्छी तनख्वाह नहीं लगती, लेकिन ये 3,500 आपको केवल 2,200, 2,500 ही होंगे। फ्लैट की कीमत है और 1,000 पर जीवित रहना, इस तरह से श्रम बाजार को देखना। लेकिन यह बहुत ईर्ष्या का स्थान नहीं है। वास्तव में अगर सभी बहुत मेहनत करते हैं और जीते हैं तो यह कहें कि कम से कम यह आवाज से संबंधित है। पहले यह अलग था, यानी पहले आप काम कर सकते थे और कमा सकते थे, आप अपने लिए एक फ्लैट घर खरीद सकते थे, और ये था इसलिए लोग यहाँ आते थे। पिछले 8, 9, 10 वर्षों में यह बदल गया है। और भारतीय वे क्या सोचते हैं? 3 नौकरियां करनी होंगी ताकि अपने लिए एक बिस्तर किराए पर ले सकें। उनके लिए यह सामान्य है। वह यहाँ आया है, वह इस कमरे में 5 भारतीयों के साथ सोएगा। वह जैसे, हाँ, मैं अपने घर पर भी 5 के साथ हूँ। यहाँ उसका घर था। आप जानते हैं वे कार कैसे खरीदते हैं? 4 भारतीय एक कार लेते हैं और वे भुगतान को बांटते हैं। यानी वे कोई भी कार लेते हैं, खैर एक अच्छी सी, और वे उसे हफ्ते में बांटते हैं, और वहाँ 2 दिन तुम्हारे, 2 दिन मेरे, 2 दिन किसी और के, और 2 दिन और होते हैं, और इस तरह वे कार को बांटते हैं। उदाहरण के लिए टिम हॉर्टन्स। अब ये मजाक चल रहा है कि ये भारतीय कैफे है। अभी मुझे ऐसे ही एक भारतीय ले जा रहा है, उसका नाम वासी है और वह कार को एक अन्य भारतीय के साथ बांटता है। ये मजेदार है कि यह होलमैन डिस्कर वर्किंग से है, इसे ड्राइवरों की जरूरत है। इस प्रकार दोनों भारतीयों के पास अतिरिक्त कमाई और व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार है। 350, 40, 51 निर्माण। और आपके पास कार है? हाँ। क्या आपकी बेटी है? हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की। हाँ। बाद में जब मैं घर लौटूंगा, मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जाता हूँ। तुम्हारे पास 2 काम है ना? 2 काम, निजी काम। आप कनाडा में रह सकते हैं, लेकिन आप कनाडा में नहीं रह सकते। ड्राइवर ये घरेलू काम है। वह घर पर रहता है। जब लोग काम पर जाते हैं, बच्चा है। वह कनाडा में पहले से ही 2 साल से रह रहा है। मैं उसे वास्तव में पसंद करता हूँ, लेकिन ये एक कठिन जीवन है। आप यहाँ लगभग कितने साल से हैं? लगभग 2 साल, अभी लगभग 9 साल। और आपको अधिक पैसा किससे मिलता है? ये ऊबर में काम है या फैब्रिकेटर में? फैब्रिकेटर में अधिक पैसा मिलता है। वे मुझे $20 प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं। $20। और अब मैं 3 घंटे करता हूँ और $50। और यहाँ एक कॉफी की चेन है जिसे मजाक में भारतीय कहा जाता है। दरवाजे पर हॉकी स्टिक है क्योंकि इस चेन को कनाडाई हॉकी खिलाड़ी टिम हॉर्टन्स ने बनाया था। अंदर सस्ती कॉफी और डोनट्स हैं। ये थोड़ा राष्ट्रीय कनाडाई भोजन जैसा लगता है। अच्छा, वो कम कर देता है। डोनट्स। क्या तुमने देखा लड़की कैसे सेवा कर रही थी? और बिना मुस्कान के, बहुत ही मुस्कान के साथ। देखो, वह अब भी मुस्कुरा रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन वे सेवा क्षेत्र में काम करते हैं और वे अच्छी तरह से सेवा करते हैं। मुझे ये पसंद है। दूसरी जगह ऐसे ही जाते हो, उसी स्टारबक्स में, शायद केबल कार, वहाँ से कॉफी खरीदने का मन नहीं करता। वो तुम्हें कहेगी घर जाओ। मुझे भी कुछ बनाया, चनांग नहीं बल्कि स्माइली। नदिया, पहले ही धन्यवाद। ऐसी ही एक कॉफी शॉप डाउनटाउन में, टिम हॉर्टन्स। ये स्टारबक्स का कनाडाई जवाब है। ऐसी कॉफी शॉप्स हर कदम पर मिलती है, किसी भी शहर में।
किसी भी इलाके में इनकी कीमत बहुत कम होती है। सभी कनाडाई एकाधिकार सस्ते नहीं होते, जैसे ये कॉफी शॉप उदाहरण के लिए कनेक्टिविटी के साथ उल्टा है। यहाँ दो मुख्य बड़े खिलाड़ी हैं जो इंटरनेट, टेलीविजन आदि प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास केवल केबल है। ये हैं रॉजर्स एंड बेल। बस वे किसी और को अंदर नहीं आने देते। अमेरिका में सब कुछ बिल्कुल अलग है। वहाँ प्रतिस्पर्धा है, वहाँ बीमा कंपनियों, एयरलाइंस, बैंकों की बहुत बड़ी संख्या है, दूरसंचार कंपनियां, और इसलिए वहाँ उसी फोन की कीमतें बिल्कुल अलग हैं। ऐसा लगता है कि यह एक विकसित पश्चिमी देश है, स्वतंत्र बाजार, सत्ता में उदारवादी, लेकिन फिर भी एकाधिकार का शासन है। कनाडा ये एक महंगा देश है। यहाँ काम करना जरूरी है, बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन काम करना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी आए हैं। यहाँ आप बहुत सारी कारें देख सकते हैं जो नई टेस्ला से आ रही हैं, और वह कभी कभी उबर पर काम करता है, क्योंकि उसे अतिरिक्त पैसे की जरूरत होती है, अतिरिक्त आय। बस खाली घंटे होते हैं, वो रूट पर निकल जाता है। हाँ, अब बहुत सारे ऐप्स हैं, यहाँ तक कि रूसी भाषा में भी। तुम्हें ऑर्डर मिलता है, कहाँ जाना है, किसे पिकअप करना है, सब कुछ। हम टोरंटो के उत्तरी उपनगरों की ओर जा रहे हैं। कनाडाई सपने के पीछे जब पैसे होते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। बड़े घर, विशाल लॉन और प्लॉट्स पर तो जंगल भी। बास्केटबॉल रिंग एक अनिवार्य विशेषता है। यहाँ तो इसे सीधे सड़क पर ही लगाया गया है। यहाँ खुद का घर होना सस्ता नहीं है, इनमें से अधिकांश कर्ज पर हैं। यहाँ तो सब कुछ तुम्हें सरकार से पैसे लेने पड़ते हैं। यहाँ तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पैसे लेने और उधार लेने की जरूरत है, और फिर इसके लिए चुकाना पड़ता है। यहाँ लोग पूरी जिंदगी कर्ज में रहते हैं। यहाँ एक छोटा सा गांव तुरंत बन रहा है। देखो तैयार घर कैसे दिखते हैं, पत्थर के, सुंदर, मजबूत, ठोस और मजबूत, लेकिन अंदर केवल प्लाईवुड और बुरादा है। ये घर भी ऐसा ही दिखेगा अंत में, जैसे ये पड़ोसी घर। पूरा घर केवल तख्तों और डीएसपी की चादरों से बनाया जाता है। बरामदा, खिड़कियां, दीवारें, सब कुछ लकड़ी का है। ये घर 3 गैरेज के साथ भी इसी तरह बनाया गया था। बाहर फिलहाल केवल डाक के डिब्बे और शौचालय की केबिन है, लेकिन जल्द ही यहाँ सब कुछ बस जाएगा। ये एक और परिसर है जो भी प्लाईवुड से बना है संभवतः, और ये स्कूल भी ईंटों का नहीं है। मैंने अभी तक समझा नहीं। शहर के बाहर सड़कों पर नावों के साथ बहुत सारी गाड़ियां हैं। लोग झीलों की ओर जा रहे हैं। कनाडा में कुल मिलाकर 2 मिलियन से अधिक हैं झीलें। यदि छोटी झीलों को छोड़ दें तो रह जाती हैं 30,000 बड़े। टोरंटो के निवासी झीलों पर ऐसे जाते हैं जैसे समुद्र पर जाते हैं। सिमका झील पर जल्द शून्य से एक उच्च वर्गीय शहर बनाया गया है, जिसमें नौकाओं के लिए एक बंदरगाह है। प्रवेश पर गति सीमा है, ताकि हम गिलहरियों और रैकून को कुचल न दें। यहाँ रैकून भी कुंत से उससे हैं। रैकून इंसानों की तरह होते हैं, वे बहुत ही समझदार होते हैं। एक बार मैंने उन्हें देखा, वे मेरी ऊंचाई तक खड़े थे। कचरे का डिब्बा खड़ा है और वह, मेरा मतलब है रैकून उसके पास गया। इस तरह उसने कोशिश की, देखता है जैसे कि वह नहीं कर पा रहा है। वह इतनी ऊंचाई पर माउंट नहीं चढ़ सकता, जैसे कि वह दूसरे को बुला रहा है। दूसरा रैकून आता है, उसके कंधों पर चढ़ जाता है, वह भी नहीं पहुंच पाता। तीसरा आता है, तीसरे के लिए चढ़ जाता है और हाथों से जल्दी जल्दी हॉप और अंदर चढ़ गया। ऐसा एक मैदान था। हाँ, कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रांस का कोस्टा अज़ुल, कुछ भी। लेकिन कनाडा नहीं। यह दिमाग में आता है जब आप ऐसा देखते हैं। वे बस यहाँ आराम कर रहे हैं, और वे यहाँ सर्दियों, पतझड़ और गर्मियों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ जैसे कि एक रिसोर्ट में और टोरंटो के पास। लेकिन सर्दियों में ऐसी खाड़ी के पास उदासी होती है। सर्दियों में नहीं, बिल्कुल भी उदासी नहीं होती, क्योंकि लोग इन शहरों में बहुत पास काम करते हैं, जैसे कि टोरंटो, बेरी, ऑनरोरा, और नहीं गाया। वे काम पर गए, शाम को लौटे। वे वैसे ही आराम करते हैं जैसे तुम गए, कॉफी का नाश्ता किया, बत्तखों को पानी पिलाया। यहाँ तक कि सर्दियों में भी लोग नहीं होते। खैर, ताजा हवा, टस्कनी टस्कनी टस्कनी। लोग यहाँ मुख्य रूप से रहते हैं और आराम करते हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, सिवाय काम की जगहों के। वे टोरंटो और पड़ोसी शहर बेरी में है, जो याद दिलाता है कि हम कनाडा में हैं। हॉकी, शानदार टाउन हाउस के पास शानदार गाड़ियां खड़ी हैं, और ओलेग पहले से ही उनमें से एक का दरवाजा खोल रहा है। ऐसा 3 मंजिला घर 19 लाख का है। सीधे बालकनी से आप तटबंध पर जा सकते हैं, और बत्तखें और महिलाएं बियर के साथ नौकाओं पर तैरती हुई गुजरती हैं। ओलेग दूसरी झील।
वह मछली पकड़ रहा है और अपने पोते को ट्रैम्पोलिन पर कूदने भेज दिया। लोग कनाडाई हो गए। कनाडाई सपना क्या है? आपके पास एक छोटा सा कॉटेज है किसी झील के किनारे पर, आपके पास एक छोटी नाव है और आप सप्ताहांत में वहां नाव से जाते हैं। मछली पकड़ना, प्रकृति में आराम करना। पहले सफेद कनाडाई ऐसे ही रहते थे और ये उनके लिए सब कुछ था। अब सब कुछ बदल गया है। कई लोग अपनी नावें बेच रहे हैं। ये देश अद्भुत है कि वे प्रकृति की कितनी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। मैं उदाहरण के लिए मछली नहीं पकड़ता, यहाँ तक कि यहाँ भी नहीं, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए पहले आपको ये अनुमति खरीदनी होती है। वहाँ इसके लिए फिर एक किताब देते हैं। वहाँ कुछ मछलियों को पकड़ सकते हैं, कुछ को नहीं। मुझे इस किताब से ये भी तय करना होता है कि मैंने क्या पकड़ा है, और फिर एक पैमाने के साथ भी। अगर वह आकार में छोटी या बड़ी है तो मुझे उसे छोड़ना होगा। यहाँ तक कि वकील भी नहीं समझ पाया। हाँ, ये मछली पकड़ना। वकील वलेरिया तलाक के मामलों को संभालती है और कनाडा में तलाक लेना बहुत मुश्किल है। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ तलाक लेने का कोई मतलब नहीं है। ये इतना अव्यवहारिक है। आप हर चीज में नुकसान उठाते हैं। पेंशन को आधा आधा बांटना पड़ता है, तो कमाया है उसे सब कुछ आधा आधा बांटना पड़ता है। समझ नहीं आता कि रेखा कहाँ से गुजरती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ गिनना पड़ता है। इसलिए 20 साल के बाद तलाक लेने का कोई मतलब नहीं है। अब सहन करें। उदाहरण, वलेरिया को तलाक नियुक्त करना सस्ता नहीं। मेरी 1 घंटे की फीस $350 है, और अगर हम अदालत में जाते हैं और हम पूरे प्रक्रिया को देखते हैं शुरुआत से अंत तक, तो ये 25,000 से 50,000 तक का खर्च हो सकता है पूरे मुकदमे को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा कम ही होता है, क्योंकि आमतौर पर जब व्यक्ति को हमारी तरफ से दूसरा बिल मिलता है तो वह सोचने लगता है, क्या मुझे वास्तव में ये सब बहस करनी चाहिए? क्या हम समझौता कर सकते हैं? आप परिवारों को बचाते हैं। नहीं, वे समझौता करते हैं। वे फिर भी तलाक लेते हैं, लेकिन वे शांति से तलाक लेने लगते हैं। वकील क्या होता है? ये जैसे आस्तीन में बंदूक और महंगे कारतूस के साथ। यानी आप बिना सोचे समझे इधर उधर गोली नहीं चलाएंगे और इस तरह से किसी को डराएंगे नहीं। आपको अपने और किसी अन्य व्यक्ति के वकीलों का भुगतान करना होगा अगर आप किसी बेवकूफी भरी वजह से अदालत जाते हैं, और इसलिए लोग अदालत से पहले समझौता करने की कोशिश करते हैं ताकि इसे बाद में टाला जा सके। इस पूरी कहानी में कनाडा में आमतौर पर माना जाता है पुरुषों के पास बहुत कम अधिकार होते हैं। ये पूरी तरह से सही नहीं है, यानी ये अभी भी चर्चा का विषय है। दुर्भाग्य से अगर आप कानून पढ़ें तो ये कहीं नहीं लिखा है कि पुरुषों के पास अधिकार नहीं है और सभी अधिकार महिलाओं के पास हैं। बस ऐसा होता है कि शुरू में लोग गलत तरीके से विवाह में प्रवेश करते हैं। यानी जब युवा लोग शादी करते हैं तो उनकी समस्या नंबर 1 होती है यह कि शादी कैसे मनाई जाए, कौन सा केक ऑर्डर किया जाए और कौन सी लिमोजिन बुक की जाए। सास सोचती है कि कौन सा उपहार देना है, लेकिन विवाह अनुबंध में सवाल शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, बजट के साथ क्या किया जाए, उसका कौन होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग काम करते हैं, अच्छा कमाते हैं, और एक व्यक्ति के पास समस्या हो सकती है। वह कैसीनो में खेलता है और वह अपने पैसे खर्च करता है, बाहर ले जाता है, या वह वहां जाती है, उसकी शॉपिंग होती है, वह वहां क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी कर सकती है। और यहाँ आप क्रेडिट कार्ड को बिना रुके घुमा सकते हैं। वहाँ 10-20 हजार और आप कर्ज में। काम के साथ भी वही बात है, एक अच्छा कमाता है, दूसरा कम। लेकिन आप एक हैं। व्यक्ति कहता है, मैंने सुबह से शाम तक मेहनत की और मुझे सब कुछ देना होगा। लेकिन शुरुआत में उसकी सोच गलत थी, उम्मीद सही थी। डिफॉल्ट रूप से यह उसका आधा है। मैं गया, मैंने घड़ी खरीदी महंगी, उसका आधा। वह गई, उसने $10,000 की बैग खरीदी, लेकिन उसका आधा मेरा। मैं कैसीनो गया, 20,000 हार गया, उसके लिए 10,000 काफी है। कभी कभी तो वह भी बांटा जाता है जो आपने शादी से पहले जमा किया था। इसे इक्वलाइजेशन कहा जाता है और आप इसे बराबर करते हैं। यानी आप गिनते हैं कि शादी से पहले हर किसी के पास क्या था, और आप कोशिश करते हैं भले ही सब कुछ एक जैसा था। एक के पास ज्यादा पैसे थे तो शादी के बाद आपको इसे इस तरह से करना होगा कि शादी से बाहर निकलने पर अगर आप करोड़पति हैं और साधारण लड़की है तो यहाँ तक कि शादी से पहले का भी बराबरी किया जाएगा। आप जानते हैं दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं, उन्होंने कैसे कमाया? हाँ, तलाक लिया। हाँ, क्या एक महिला आदमी को करोड़पति बना सकती है? बिल्कुल। अरबपति। हाँ, जरा सोचिए। और इसमें कनाडा किस तरह से अलग है। पत्नी पुलिस को फोन कर कहती है पति मरता है। पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो घर नहीं आ सकता। वह आवाज से वंचित है, लेकिन उसे भुगतान करना होगा। वह आवाज के लिए भुगतान करता है और वह बच्चों के साथ अकेली रहती है। यहाँ एक और समस्या है, यदि आप स्थायी निवास की स्थिति में हैं, आप अभी नागरिक नहीं हैं, तो आपको निर्वासित भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि शुरू हो गई पारिवारिक समस्या।
झगड़ा हुआ, हाँ कुछ, ये पारिवारिक विवाद में बदल जाता है, यानी वे तलाक लेते हैं, फिर आपराधिक मामला। पिछले हफ्ते एक महिला ने जानकारी के लिए फोन किया। उसने कहा, मैंने पुलिस को बुलाया ताकि वे मेरे पति को ले जाएं, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। प्रवासी समस्याएं अलग थीं, बहुत सारी समस्याएं, और यहाँ तक कि ऐसे मामले थे जब हमारे लोग आते हैं, वहाँ पुलिस को बुला लेती है और एक हफ्ते बाद वे सुलह कर लेते हैं। वे एक साथ कार में जा रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकती है। वो, आपके पास वारंट है, आपको 100 मीटर के भीतर एक साथ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें कोई समस्या नहीं है। आपके पास समस्या है, हमारे पास अब कोई समस्या नहीं है, और सब कुछ फिर से जेल में। पुलिस को वास्तव में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर फोन करना बेहतर नहीं है। वैसे यह आश्चर्यजनक है कि वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आ जाते हैं, गंभीर मामलों में वे नहीं दिखते। वलेरिया को गुस्सा आता है स्कूलों की समस्या जो माता पिता देखभाल सेवाओं को लगा सकते हैं, और फिर वे बच्चों को लेना शुरू कर देते हैं। शायद कुछ विशिष्ट मामले। ये विशेष रूप से होता है पूर्वी परिवारों के साथ, जब वे पूर्व से आते हैं। ये मुस्लिम परिवार हैं और वहाँ बच्चों की परवरिश बहुत सख्ती से होती है। फौरन बेल्ट से मारते हैं। लोग आते हैं और वे आपके साथ साक्षात्कार करना शुरू करते हैं। वे देखते हैं आप कहाँ रहते हैं, बच्चे किस स्थिति में रहते हैं, और फिर वे ये रिपोर्ट लिखते हैं। इन सेवाओं के साथ बहुत सावधानी से रहना चाहिए। वे फिर बच्चों पर नजर रखते हैं। भगवान न करे बच्चा कह दे मुझे घर पर मारा जाता है, वे हर जगह उसके चोट के निशान देखने लगते हैं। वापस जाने कोई रास्ता। खैर, अब मुश्किल है, जब आप इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो पीछे हटना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गया, आवेदन वापस लिया, सब मामला बंद। ये इसे समझते हैं। क्या वे परिवारों से बच्चों को लेने के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हैं? इतनी उत्सुकता कहाँ से आती है? कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि वे, ये आप जानते हैं, जैसे समाजवाद और साम्यवाद, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं। मैं सच्चाई के लिए हूं, मैं न्याय के लिए हूं। वे मदद करने की इच्छा से जल रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिर इन बच्चों का क्या होता है? पूरी समस्या उन्हें बाद में फॉस्टर परिवारों को दिया जाता है। ये परिवार होते हैं कनाडाई जो इन परिवारों को भुगतान करते हैं। आप एक बच्चे को अपने पास लेते हैं, आपको इसके लिए भुगतान किया जाता है और बच्चा रहता है और आप उसे पालते हैं। वलेरिया और उनकी पत्नी सईदा का एक बच्चा है। स्कूल में अंग्रेजी और फ्रेंच में पढ़ाई करता है, घर पर रूसी और पश्तो में बात करता है। ये अफगान भाषाओं में से एक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ओलेग ने अपने पोते से बात की। हम ऑफिस की कॉफी मशीन के साथ समझने रहे हैं झगड़े, विवाद, मारपीट। नहीं, ये सब अस्वीकार्य है। अगर तुम्हें किसी चीज से पड़ोसी परेशान करता है तो टिप्पणी मैनेजर से की जा सकती है। जब आप सीधे किसी व्यक्ति के लिए टिप्पणी करते हैं तो वे इसे समझ नहीं सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। और मैं काम करता था पिछली नौकरी पर, एक बड़ा कॉल सेंटर था। मेरे पीछे एक साथी था कहें दूसरी तरफ, और उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं था। तो हर शाम को उसकी क्यूबिकल से बहुत अच्छी गंध नहीं आती थी। मेरे पास एक मैनेजर बैठा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उन्होंने उसे कहा, और मैनेजर ने कहा कि बस लिख दो, जो इस तरह से विभाजन के पीछे बैठा है। और लिखा कि क्या आप कृपया कह सकते हैं कि जब आप सार्वजनिक स्थान पर आते हैं तो लाक्षणिक रूप से कहें तो आपके आसपास रहने से हर कोई सहज महसूस करता था। आप उसे सीधे नहीं कहे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये अच्छा नहीं लगता। फिर वे मुझे ही दोषी बना देंगे। ये कहा नहीं गया था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया। उसने उसे कहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसने कुछ नहीं बदला। ऐसी ही व्यवस्था है। वे आपको मूर्ख भी बना सकते हैं। ये यहाँ हर चीज में महसूस होता है। मैंने इसे एक हफ्ते में समझ लिया। जैसे कहीं भी मत जाओ, ऐसी ही तर्क शक्ति है। किसी को कोई टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि से ये तर्क संगत नहीं है। समस्या को सीधे बात करके हल किया जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें मारा तो पहले थोड़ा मुस्कुराओ, फिर धीरे से कहो, कृपया मुझे थोड़ा मत मारो। ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं तुमने गलती से अपने चेहरे से उसकी मुट्ठी को चोट न पहुंचाई हो। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेगा और कहेगा कि तुम दोषी थे। यह स्पष्ट है कि ये सभी बेघर लोग जो घूमते हैं, शरारत करते, शोर मचाते हैं, युवा लोग जो सड़कों पर भी उपद्रव करते, वे परजीवी की तरह हैं। वे समझते हैं कि दंड मुक्ति मौजूद है। उन्हें किसी भी चीज के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। कोई कभी किसी को कुछ नहीं कहेगा। आप वहाँ जाकर बोतलें तोड़ सकते हैं। जो कोई भी टिप्पणी करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। कुछ कमियां हैं। सड़क पर कहाँ जाना चाहिए? जहाँ 60-70 की गति होनी चाहिए, वहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे जाना पड़ता है, क्योंकि आगे एक साइकिल सवार चल रहा है।
क्योंकि साइकिल सवार वह एक मोटर वाहन चालक की तरह है। आप बिना कुछ किए भी दोषी ठहराए जा सकते हैं। शुरुआत में जब मैं कनाडा आया, हाँ, मुझे कई चीजें पसंद नहीं आई। फिर मैंने समझा कि इस प्रणाली को बदला नहीं जा सकता। हर देश में अपनी प्रणाली होती है, अपने नियम होते हैं, अपने कानून होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की क्या जरूरत है? नौकरी की तलाश में लोग विभिन्न कंपनियों में आवेदन भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। रियल्टर के मामले में सब कुछ उल्टा होता है। रियल्टर अपने लिए नियोक्ता की तलाश करता है और रियल्टर ही निर्णय लेता है क्या वह इस ब्रोकरेज के साथ काम करेगा या नहीं। लेकिन फिर भी तुम सोचते रहते हो कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेच सकूं। तुम सब कुछ तय करते हो, यानी यह सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितने ग्राहकों को ढूंढते हो, कितना बेचते हो, कितना खरीदते हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। ओलेग जब चाहे ऑफिस में काम कर सकता है। आज कोई काम नहीं करना चाहता। आज कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं। हाँ, आखिरकार रविवार है। तुम आते हो, अपना चिंताजनक बैग रखते हो। वहाँ क्या है? ये मेरा है, ये पूरा एक थैला है। मैं दुनिया के दूसरे छोर पर आया हूँ। मेरे पास तुमसे कम सामान है। बस यहाँ नहीं, यहाँ। हो 10 किलोग्राम। खैर, यहाँ हमेशा की तरह ये कंप्यूटर है, उपकरण जो मापता है लंबाई, चौड़ाई घर या अपार्टमेंट की। जब झूम मीटिंग होती है, मैं समझदार दिखता हूँ और उसे सुनता हूँ, और बहुत सारी अन्य फाइलें, फोल्डर। खैर, वे मूल रूप से इस बैग का वजन बनाते हैं। सभी छोटे दर्जियों को देखा। कंपनी में 600 लोग हैं। बहुत सारे ईरानी हैं, बहुत सारे चीनी हैं। इस ब्रोकर में जहां मैं काम करता हूं, यहाँ 4% से अधिक ईरानी और चीनी हैं। हर कोई कुछ बेच नहीं सकता। आंकड़ों के अनुसार लगभग 20% रियल्टर्स साल में 100 से अधिक सौदे कर सकते हैं और बाकी 80% एक या बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर, और साल में 1 सौदा, इससे तो जी नहीं सकते। बिल्कुल, इसलिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। तुम उबर पर बैठते हो, पैसे कमाने जाते हो या निर्माण कार्य पर चले जाते हो। कैसे, किसको? लेकिन सफल रियल्टर बनने के लिए काम करना पड़ता है पूरा समय। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, टॉयलेट पर बैठकर पल्ले नहीं बिखेर सकते। नहीं, बहुत बड़ी विशाल प्रतिस्पर्धा है। जब मैं तुम्हें अपार्टमेंट या घर बेचता हूँ तो यह 1 से 5% तक हो सकता है लागत वस्तु की। मैंने एक घर अच्छे स्थान पर बेचा, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। मेरी तनख्वाह मुझे मिली, उचित कमीशन, उचित वेतन मिला। ये कई हजारों में है। ये सबसे महंगे इलाकों में से एक है, शायद पूरे कनाडा का भी। मान लीजिए ये ओंटारियो है, निश्चित रूप से। यहाँ हम रैपर ड्रेक के घर के पास से गुजर रहे हैं। प्रवेश पर उसकी कांस्य की मूर्ति है। यहाँ के घर 5 मिलियन से ऊपर जाते हैं। ओलेग के आधार पर हम सबसे महंगे और सबसे सस्ते आवास की जांच कर रहे हैं। टोरंटो सबसे बड़ा। यह लगभग वास्तव में डाउनटाउन के पास स्थित है। 18 कमरे और 8 बाथरूम। और ये 500 वर्ग मीटर से अधिक है, लेकिन इसे लगभग 500 दिनों से कोई नहीं खरीद रहा है। सस्ता ढूंढना मुश्किल है। एक अपार्टमेंट के लिए। चलो कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ ठीक है 200 है ना? उदाहरण के लिए 200 नहीं, एक संक्षेप में 250 के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर लोग ध्यान देते हैं जब वे अपार्टमेंट खरीदते हैं। देखो, मेंटेनेंस शुल्क, ये 717 है। ये तुम हर महीने भुगतान करते हो। ये तुम उस चीज के लिए भुगतान करते हो जो घर में शायद है। धन्यवाद जिम। उसके लिए कि वे घर के चारों ओर फूल लगाते हैं, उसके लिए कि वे बर्फ हटाते हैं, और बिजली, पानी, गैस, यह अतिरिक्त है। संक्षेप में, आप भुगतान करते हो, अपार्टमेंट खरीदते हो और उस पर $700 प्रति माह किराया देना जारी रखते हो। हाल ही में बाढ़ ने पूरे पूर्वी यूरोप को घेर लिया। टोरंटो में भी अक्सर बाढ़ आती है, खासकर इस जगह पर। मूसलाधार बारिश के कारण और इस नदी के कारण जो बढ़ गई थी, उसने यहाँ सब कुछ डुबो दिया। यहाँ पानी था, यहाँ गाड़ियां नहीं जा सकती थीं। लगभग 2 हफ्ते पहले। क्या ये अक्सर होता है? नहीं, अक्सर नहीं, लेकिन होता है। साल में एक बार कहीं ना कहीं होता है। हम मिथिका क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये कुछ दूसरे डाउनटाउन और एक तरह से दुबई जैसे टोरंटो के क्षेत्र जैसा है। यहाँ सबसे खुशहाल युवा कनाडाई परिवार बसते हैं।
और अगर पैसे नहीं हैं तो प्रेमी जोड़े यहाँ आकर चुंबन लेते हैं और करते हैं। शहर के केंद्र के दृश्य के साथ हरी घास पर सेल्फी। ये सेकंड्स इन्हें 10-12 सालों में बनाया गया था। नीचे रेस्तरां, बार हैं। वहाँ जहाँ हम सर्दियों में जाते हैं एक कृत्रिम हॉकी कोर्ट बनाया जाता है। युवा लोग आते हैं, हॉकी खेलते हैं। ओलेग को अपार्टमेंट में जाने एक क्वेस्ट पूरा करना होगा। सही तिजोरी को ढूंढना होगा जिसमें चाबी है। कभी कभी जब आप निर्देश नहीं जानते तो मुझे बताओ यह कैसे संभव है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दृश्य खोलते हैं और लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं और उनके पास समय सीमित होता है। हम खोलते हैं पुरस्कार, कार और पेंट हाउस 2,190,000 सस्ता। वास्तव में इसे मुफ्त समझो। 2 लोग। जब तक मौका है मैं करोड़पति के अपार्टमेंट में घूम लूंगा। पैरों के नीचे नौकाएं और पड़ोसी घरों की अजीब छतें लटक रही हैं। यहाँ जैसे सोवियत बस स्टॉप है। स्वागत है सबसे अच्छे दृश्य में। टोरंटो माँ। घुटने थोड़े कांप रहे हैं। ओह कितना ऊंचा है। संभव है यार, खराब किया। हाँ, और पैंट खराब हो सकती है। यहाँ प्रवासी के लिए अपार्टमेंट किराए पर लेना एक कठिन काम है क्योंकि बाद में किराया न देने वाले को निकालना बहुत मुश्किल होता है। वे तुमसे पूछ सकते हैं वहाँ, और मुझे नहीं पता, वहाँ 10 से 30 सवाल इससे पहले कि वे तय करें कि तुम्हें लेना है या नहीं। अगर उन्होंने गलती की और ऐसे व्यक्ति को ले लिया जो कल कहेगा, उदाहरण के लिए मैंने नौकरी खो दी है, मेरे पास भुगतान करने की क्षमता नहीं है, तो वे फंस गए और उसे निकालना मुश्किल है क्योंकि यह लगभग असंभव है। तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आसान है, 2 हफ्ते बाहर निकलो। बिल्कुल, लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं यहाँ आवास किराए पर लेना इतना मुश्किल क्यों है? यही कारण है। क्योंकि आप अभी आए हैं, कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता। क्या कनाडाई लोगों को गारंटर के रूप में ढूंढना विकल्प है? अगर अचानक कुछ होता है तो वे उसके पास जाएंगे। से कानूनन बाध्य किया जाता है। बिल्कुल, वह तुम्हारे लिए भुगतान करेगा, समझे? या दूसरा विकल्प, तुम कहते हो खैर पहले और आखिरी महीने के अलावा जैसा कि प्रचलित है, मैं और 5 महीने पहले से भुगतान कर दूंगा। वहाँ खैर उदाहरण के लिए कुल मिलाकर 6-7 महीने। हाँ, और कोई कह सकता है मैं 1 साल पहले से भुगतान कर दूंगा। वलेरी वास्तव में वही व्यक्ति है जो फंस गया। तुम बाहर नहीं निकाल सकते, मुश्किल है, बाहर नहीं निकाल पाया। बहुत समय से फ्लैट किराए पर दे रहा हूँ और सब कुछ ठीक था। मैं ये शायद 2010 से कर रहा हूँ, अब 14 साल हो गए। ये पहली बार है जब कोई व्यक्ति भुगतान करने से मना कर रहा है और मार्च महीने से वो भुगतान नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में वकील क्या करता है? वकील जाता है या खुद हल करता है? वास्तव में यह एक ट्रिब्यूनल है, यह अदालत नहीं है और वहाँ वकील नहीं होते। वे होते तो हम पहले ही व्यवस्था कर लेते। मकान मालिक यार दूसरी श्रेणी का व्यक्ति है, अंत में उसकी राय पूछी जाती है। एक पारिवारिक कानून वकील, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पुरुष भी, क्योंकि वह अधिकारहीन है, दूसरी श्रेणी का व्यक्ति है। लेकिन वलेरी सबसे कठिन स्थिति में नहीं है। लोगों ने 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं और घरों को बंधक पर लिया है। यहाँ ये एकदम से जरूरी है, आपके पास बंधक होना अनिवार्य है। ब्याज दरें बढ़ी हैं। अब क्या हो रहा है? लोग दिवालिया, संपत्ति का क्या करें? जो ली है और अब संभाल नहीं पा रहे। वे बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह अपने नुकसान को कम कर सकें, ताकि किसी तरह से लाभ में नहीं लेकिन शून्य पर आ सकें। बेच रहे हैं और कोई कुछ भी बेच नहीं पाया है। कर्ज चुकाने के लिए आप कुछ हिस्सा किराए पर दे सकते हैं, तहखाना। ऐसा कई लोग करते हैं लेकिन वलेरी नहीं। ये वह जगह है जिसे हम किराए पर दे सकते थे, लेकिन हम इसे किराए पर नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई और हो। किराए पर दें, छोटी छोटी जगहें बनाना शुरू करते हैं और इसे बिस्तर के हिसाब से किराए पर देते हैं। यहाँ ब्रैम्पटन एक प्रसिद्ध शहर है जहाँ बहुत सारे इंडी लोग रहते हैं और वहाँ ये प्रचलित है कि घर को इन कमरों के माध्यम से बनाना, और वहाँ तहखाने में 10-20 भारतीय लोग रहेंगे और आनंद लेंगे। कार के उपकरणों के अलावा वलेरी के पास बहुत महंगी रेट्रो कंप्यूटरों की एक संग्रह है। एप्पल ऐसे कंप्यूटरों की वजह से एप्पल बना। ये मॉनिटर है और ये साथ में आता है। और शायद मेरे पास सबसे खास चीज जो मैंने पाया, जिसे ढूंढना मुश्किल था, वह पहला लैपटॉप है। यह एक बड़ा उपकरण है। वाह, कमाल है। ये लैपटॉप है। ये लैपटॉप है और ये बहुत भारी है, 8 किलोग्राम। स्टीव जॉब्स का गैरेज कुछ ऐसा ही दिखता है। हाँ, वहाँ और भी बहुत कुछ है। मेरे पास इनकी कई इकाइयाँ हैं, 8 शायद, मुझे नहीं पता।
ये मॉनिटर थे। iMac ये पहली चीज थी जो उनके लिए इतनी लोकप्रिय हुई। यहाँ लगभग 500 या 400 कैसेट्स हैं। तो अभी कौन सा बॉयलर काम कर रहा है, या ये वेंटिलेशन ही है क्या? ये तो बस सामान्यतः सभी घरों में होता है, यानी आपके पास तहखाने में है ठंडा और गर्म करने की प्रणाली तहखाने में है। यानी उदाहरण के लिए एयर कंडीशनर बाहर है और एक पाइप जाता है और ये हवा पूरे घर में जाती है। गर्म हवा के लिए भी वही, जब गर्म हवा होती है तो ये सर्दियों में भी वैसे ही चलती है। फिर से हम यहाँ बहुत लंबे समय से हैं और वास्तव में हमारे लिए यहाँ से जाने का कोई वास्तविक मतलब नहीं है। यानी हम किसी पास के घर में चले जाएंगे, लेकिन वह थोड़ा बड़ा हो सकता है, लगभग 500 वर्ग फीट का होगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मूल रूप से ये वही होगा। फिर भी आप इसे कैसेट से थोड़ा भर देंगे। हाँ, लेकिन तहखाना होना चाहिए। कुछ रातें मैंने ऐसे ही तहखाने में बिताई हैं जो भारतीयों को किराए पर दिया जाता है। कमरा हमारी अच्छी अपार्टमेंट से महंगा है और दीवारें इतनी पतली हैं कि पड़ोसी के फोन पर बात करने की आवाजें सुनाई देती है। साझा बाथरूम में हमेशा गंदगी का अंबार होता है, गंदगी की परत और किसी के बाल। भयानक। रसोई भी साझा है। कहते हैं कनाडा में पानी देश से पी सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी छिपा का पानी पीता हूँ। लगातार खाने में तेल का उपयोग। मेपल कुकीज खुशी देती हैं। यहाँ वे सबसे लोकप्रिय हैं। मेपल का स्वाद अजीब है, ऐसा कभी नहीं चखा, लेकिन इसे भूलना मत, क्योंकि यह विशेष है। वहाँ की क्रीम हल्के से मूंगफली के मक्खन की याद दिलाती है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से लिखा है कि इसमें कोई मूंगफली नहीं है। अगर रात में सब शोर करते हैं तो सुबह जल्दी कोई नहीं होता। कनाडा में अधिकांश प्रवासी ऐसे ही किराए पर लेते हैं। कोई बिस्तर अत्यधिक सस्ता और पासपोर्ट के साथ सुबह 6 बजे से 2 नौकरियों पर होना चाहिए। तहखाने में 3 कमरे, वहां भी ये कमरे हैं और कुछ कमरे, जैसा मैंने समझा, 3-4 सोने की जगहों में विभाजित हैं। संक्षेप में एक घर को पूरा हॉस्टल बना दिया। लेकिन इलाका बहुत अच्छा है। सच में यह प्रतिष्ठित से कम प्रतिष्ठित में बदल रहा है। धीरे धीरे प्रवासी इसे कब्जा रहे हैं। बस सुबह घर से बाहर निकला और यहाँ ऐसा, बिल्कुल निडर। वाह क्या बात है। अगर हम इलाके में घूमें तो देखेंगे कि बहुत संकरे घर हैं और हम ओलेगो में से एक में प्रवेश कर रहे हैं। घरों के बीच केवल संकरा रास्ता और छोटी सी बाड़ है और यह घर का मुख्य कमरा है। यह घर की चौड़ाई में है। छत से आसानी से पड़ोसियों के घर में झांका जा सकता है। ऐसे घर कनाडा में बहुत लोकप्रिय हैं, जहां 2 अलग अलग स्वतंत्र प्रवेश द्वार होते हैं। मालिक पहले और दूसरे मंजिल का उपयोग करते हैं। तहखाने को किराए पर दिया जा सकता है और इन पैसों से आंशिक रूप से उस बंधक को चुकाया जा सकता है जिसमें घर लिया जाता है। यहाँ एक अलग प्रवेश द्वार है और मालिक और किराएदार आपस में नहीं मिलते। अगर इस तरह का घर बंधक पर लिया जाए तो मासिक बंधक लगभग कितना होगा? लगभग वह पूरे घर के लिए 7,000 का भुगतान करेगा और अगर वह यहाँ किराएदार रखता है तो वह उसे भुगतान करेगा। कहीं 1800-2000 तो लगभग 5,000 उसके पास रहेगा और 2,000 वह व्यक्ति चुकाएगा जो यहाँ रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो बेसमेंट में रहते हैं, लोग किराए पर देते हैं। खैर, मैं कहूंगा कि लगभग 70% बेसमेंट जो मालिक किराए पर देते हैं वे आधिकारिक रूप से नहीं बने होते हैं। हमने टोरंटो का सस्ता इलाका खोजा और नहीं मिला। हमें केवल अपेक्षाकृत सुलभ मिला। ये एटोबिको क्षेत्र है जो ओंटारियो झील के बहुत करीब है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डाउनटाउन के बहुत करीब। अगर ट्रैफिक नहीं है तो कार से 15-20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। यहाँ की कीमत लगभग 1800 है। अगर आप ध्यान दें तो टोरंटो में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की औसत कीमत न्यूनतम लगभग 100 के बिना है। इन घरों को पहले ही 50 साल हो चुके हैं। हाँ, जैसे हमारे क्रुश्चेव का। हाँ, ये फ्रेंच स्कूल यहाँ है। आपके यहाँ गिलहरियां में काली हैं। हाँ? लाल कहाँ है? लाल नहीं है, लाल। ये कनाडा के बारे में मेरी पहली कड़ी है, लेकिन चैनल पर पहले से ही इंग्लैंड, फ्रांस और उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के बारे में वीडियो है। वीडियो के विवरण में नीचे लिंक है, उन्हें नई टैब में खोलें जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अवैध रूप से रहते हुए आंद्रेई के लिए पैसे बचाना मुश्किल था। उसने कार के लिए पैसे जमा किया। हंसी। हाँ, सही कहा। कड़ी मेहनत की, ऐसा कह सकते हैं। मैंने इसे 10,000 में खरीदा था। सच में मेहनत की। तुम्हें समझ में आया कि मैं कार के लिए मेहनत कर रहा हूँ?
हाँ, क्योंकि यहाँ बिना कार के बहुत मुश्किल है। कार जीवन आसान हो गया। हाँ, ज्यादा आवागमन के लिए और अपने लिए अगर तुम चाहो, और किसी भी काम के लिए अगर तुम काम करने जाओगे, पहली बार वे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास परिवहन है, क्या तुम वहां जा सकते हो या वहां। मेरे पास शायद किसी भी शहर में भी काम हो सकता है और मुझे यात्रा करनी पड़ती है। क्यों बस निर्माण कार्य छतें छोड़कर ऊबर पर नहीं बैठ जाते? फायदा क्या है? क्योंकि वहां मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूं और उसे पूरा करता हूं। मैं काम करता हूं जैसे सहायक के रूप में। उदाहरण के लिए मुझे अब ठीक है, बस ज्यादा है ना? हाँ, और ऊबर पर इतना नहीं कमा सकते? मुझे लगता है नहीं। तुमने कुछ साल अवैध रूप से काम किया, अब तुम्हारे पास कानूनी काम है और तुमने अचानक से कर चुकाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी आय कम हो गई? थोड़ी कम हो गई। सच में? वे अब कम है? क्योंकि करों पर प्रतिशत बहुत बड़ा है और ये महसूस होता है। तुम सैद्धांतिक रूप से अवैध रूप से काम जारी रख सकते थे ताकि कम कर चुकाना पड़े। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर तुम कुछ भी आधिकारिक रूप से लेना चाहते हो, जैसे कि कार के लिए कर्ज, उदाहरण के लिए ये सब दिखाना पड़ता है कि तुम कानूनी रूप से काम कर रहे हो। ये सारी आय कानूनी रूप से आती है और ये सब तुम्हारी यहाँ की कहानी के लिए जरूरी है। ये भविष्य के लिए आवश्यक है, अवैध लोगों के लिए मुश्किल है। जानते हो, सही तरीके से पंजीकरण करना। यहाँ बिल्कुल मोको। खैर, सड़कें जैसे हमारे यहाँ लगभग मूल रूप से दादा मेरे पास अभी भी अच्छा है। डाउनटाउन में प्रवेश करते ही ऊंची इमारतों से सिर घुमा सकता है और चमकती लाइटों से दृष्टि खो सकती है। एम्बुलेंस, सुंदर फायर ट्रक और बहुत सारी पुलिस। आज उन्होंने यहाँ सब कुछ बंद कर दिया है। सब कुछ चमकदार और सुंदर है, लेकिन आसानी से गलत दिशा में मुड़ सकते हैं और फर्श पर सो रहे लोगों से टकरा सकते हैं। चौराहे पर एक तंबू, ये भी सामान्य है। यहाँ तक कि सबसे पर्यटक स्थलों पर भी हमेशा सुखद नहीं होता। यहाँ आमतौर पर सर्दियों में आइस रिंक होता है। क्या तुमने स्केटिंग की? हाँ, आंद्रेई बहुत काम करता है, लेकिन कभी कभी मस्ती भी करता है। इस सप्ताहांत उसने दोस्तों के साथ झील के पास एक कॉटेज किराए पर लिया। हाल ही में क्लब में भी पार्टी की। यहाँ उनकी पूरी गली है। यहाँ सभी क्लब है ना? हाँ, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ बैठ सकते हैं। और कितना तुम एक बार में ऐसी गतिविधियों में कितना पैसा खर्च करते हो? हाँ, आमतौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग $200-300 आसानी से खर्च हो सकते हैं। तो क्या वास्तव में स्थानीय लड़की के साथ कुछ करना संभव है? सिद्धांत रूप में हाँ, संभव है। लेकिन यहाँ जैसे कि तुम जानते हो, वे खास की परवाह नहीं करते। जैसे कि तुम जानते हो, जैसे हमारे मोल्दोवा में गंभीर रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसा। यहाँ लोग ज्यादा पार्टी करते हैं, ज्यादा आराम करते हैं। वे क्लबों में आमतौर पर कैसे व्यवहार करते हैं? क्या वे बहुत पीते हैं या तुमने कोई झगड़े देखे हैं? झगड़े खास नहीं होते, लेकिन हाँ पीते हैं। हाँ, काफी सख्ती से भी। तुम पूरे हफ्ते काम करते हो, जानते हो, नौकरी पर, और फिर कोई छुट्टी का दिन आता है, तब तुम शहर में किसी पब में कहीं बाहर जाते हो और मजे करते हो, और तुम इसे तोड़ना चाहते हो। हाँ, एक अच्छी तरह से छुटकारा पाने के लिए। वलेरिया की पत्नी भी वकील है, इसी तरह मिले थे। पत्नी भी रूसी बोलती है। हाँ, मैं कर सकती हूँ आंटी। धन्यवाद। शांत, ये चप्पलें हैं। हाँ, हमें धन्यवाद। चप्पलें। नमस्ते। हाँ, कुछ नहीं। आंटी आई हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलें। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी बोलती हैं। सईदा की माँ। और वह अभी हमारे पास रह रही है, इसलिए कब से? पहले आधा साल। आप लोग आपस में किस भाषा में ज्यादा बात करते हैं? अंग्रेजी में? ओह, हमारे पास पूरा मिश्रण है। वो मेरे अफगानी की तुलना में रूसी में बहुत अच्छी तरह से बोलती है। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं, बस कुछ शब्द जानता हूँ। वे साथ में रमजान और ईस्टर दोनों मनाते हैं। कनाडा है। तो कनाडा क्या है? ये तब होता है, मान लीजिए मैं रूसी हूँ, पत्नी अफगानी है, या यहाँ तक कि पड़ोसी अरबी है और पड़ोसी यहूदी है, और सभी शांति से मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से शांति से नहीं है, मिलजुल कर नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है।
हम अपने पारिवारिक मूल्यों के मामले में बहुत समान हैं। हमारी संस्कृतियां अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये जो मूल है ये हमारे पास वास्तव में बहुत समान है, और हम खुद इसका अंदाजा नहीं लगाते, लेकिन हम इस संस्कृति के बहुत करीब हैं। वास्तव में अफगानी लोग बहुत अच्छे से रूसी लोगों के साथ पेश आते हैं, और ऐसा नहीं है, उनके पास नहीं है कोई तिरस्कार या कुछ और कि हमने युद्ध किया, हाँ, और जैसे दुश्मन हैं। हाँ, अगर रूस उदाहरण के लिए अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंधों में होता तो उदाहरण के लिए ये समस्या नहीं होती। दरअसल जैसे अफगानी लोग मानते हैं कि यहाँ अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं होता, तो वहाँ 20 सालों में कुछ भी नहीं सुधरता। तालिबान के बारे में क्या आपके पास इस पर कोई मजाक है या हम इसे नहीं करेंगे, ये मजेदार नहीं है? हाँ, कहाँ क्यों ठीक है, लेकिन हमारे बीच में हम ठीक हैं। चाची हमारे यहाँ प्रार्थना करती हैं, वह ऐसे उनके नियमों के अनुसार। आज हम मंदिर जा रहे हैं और शनिवार को हम भी जा रहे हैं। हाँ रवि, हाँ, यहाँ पास में रूसी चर्च है, खैर एक छोटी सी है वहाँ, लेकिन वह शहर के केंद्र में है, और यहाँ मस्जिदें बहुत अधिक हैं। हमारे घर में कोई बदलाव नहीं है, मतलब हमारे पास आइकन है, खैर यहाँ केवल रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। खैर हाँ, हमारे पास कुरान है, खैर कहीं मुझे नहीं पता रखा हुआ है। खैर इस कमरे में रूढ़िवादिता ने जीत हासिल की। ये वे पहनते हैं जब उनका त्योहार होता है तो वे इसे पहनते हैं, और जब उदाहरण के लिए उनके पास ये रमजान है वे इस पोशाक में तैयार होते हैं, और मैं उन्हें मस्जिद ले जाता हूँ। मेरे पास भी अफगानी पोशाक है, हाँ, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। यहाँ हमारे पास बाइबल और कुरान भी होगा साथ में। खैर बस मामले में एक बात दूसरी बात की ओर ले जाती है। नहीं रखते, हमारे पास यहाँ है हलाल कबाब। क्या हम हलाल मांस खाते हैं? लेकिन हमारे पास यहाँ बियर है। लेकिन हमारे पास यहाँ बियर है। हाँ, ये सही नहीं है, लेकिन हमारे पास बियर होगी। लेकिन हम कनाडा में हैं, वहाँ हमारे पास पूरा ये सब ग्राहकों ने मुझे उपहार में दिया। सईदा के लिए शराब सबसे बड़ा झटका है। यानी शराब अफगानों के लिए पूरी तरह से झटका है। कहा गया था कि वे शराब पीते हैं। जब हम मिले थे मुझे नहीं पता था कि ये शराब है। ये वास्तव में क्या है? हाँ, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये हलूजी है। हाँ, नहीं, उगू नहीं कर सकते। अब मैं जानती हूँ कि ये रूसी है, सामान्य है। कई साल पहले मैं सिर्फ सोचती थी कौन पीता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत, ऐसे कैसे कहें, मजेदार या उदासीन या कुछ हुआ है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वलेरी पिएगा, खैर जब रूसी पीता है तो कुछ ज्यादा ही मजेदार हो जाता है, और वलेरी बायान की ओर खींचता और नाचने लगता। जब मैंने कहा कि कुछ नहीं है तो मैं बहुत खुश थी कि नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे लगता है अगर मैंने कोशिश की शायद मैं मर जाऊंगी। वह शराब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह वाइन, बियर और वोडका और विस्की के बीच का अंतर भी नहीं जानती थी। सब जहर है, सब एक जैसा है, सब बुरा है। मैं पीता हूँ, वह घर पर होता है। एक वकील और ज्यादा यह छाया डाल सकता है। अगर मैं नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा जाता हूँ तो मैं लाइसेंस जाता है। मुझे लगता है कि रूसी संस्कृति हमसे अलग है। हमसे जब मेहमान आते हैं या घर पर होते हैं तो महिलाएं अलग खाती हैं और पुरुष अलग खाते हैं। इसका पालन करते हैं कभी कभी, या जब मेहमान आते हैं। निर्भर करता है मेहमान है। अगर हमारे हैं तो नहीं, हमारे मेहमान इसे नहीं समझेंगे। अगर उनके मेहमान हैं तो हाँ। अगर उदाहरण के लिए सईदा की कोई परिचित महिला आती है तो मैं वहाँ नहीं होता। मैं या तो तहखाने में चला जाता हूँ या ऊपर यानी पास में नहीं होता। वे मुझे देख भी नहीं पाते। क्यों? उनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि यानी महिलाएं, वे महिलाओं के साथ अलग होती हैं और पुरुष नहीं होते। भले ही उसका पति उसे मेहमानों के पास लाए तो वह उसे छोड़ेगा। हाँ, वह उसे छोड़ देगा। उसे पता है कि वह महिलाओं के साथ अकेली होगी, पुरुष नहीं होंगे। कनाडा के अलावा मैं कहाँ अफगानी खाना खा सकता हूँ? ये क्या है? ये तो इसका मतलब ये पुलाव है। हाँ, यह अफगानी पुलाव है। वे वहाँ इस कबाब को लेंगे, वे इसे रोटी में लपेटेंगे, वे इसे ऐसे ही खाते हैं और इसमें यह चीज भी डालते हैं।
ये अफगानी माना जाता है। तो आपके ऑफिस में कनाडाई हैं जिन्हें मूल निवासी कहा जा सकता है, जिनके माता पिता यहीं पैदा हुए थे। लगभग प्रतिशत में आप अनुमान लगा सकते हैं? ये बहुत छोटा प्रतिशत। मूल निवासी केंद्र से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वे बस जब शुक्रवार की शाम आती है तो वे डाउनटाउन नहीं जाते। वे अपने ट्रक पर बैठते हैं, उसमें नाव जोड़ते हैं और मस्कोका चले जाते हैं, और वहाँ जहाँ उनके कॉटेज में वे बस जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, और जब आप दूसरी नाव पर उनके पास से गुजरते हैं तो वे आपको हाथ हिलाते हैं। कनाडा से बाहर चले जाओ। वे मुस्कुराते हैं। जब मैं पहली बार कनाडा आई थी, पहली बार जब मैं टोरंटो में नौकरी के इंटरव्यू पर गई थी, बे स्ट्री इलाके में एक गोरा आदमी था और मैं उसके सामने थी और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने देश वापस जाऊं। मैं सिर्फ इंटरव्यू पर थी, शायद मैं ये नौकरी ले लूं। मैं अभी आपकी नौकरी ले लूंगा। दूसरी बार जब मेरी माँ इंटरव्यू पर गई थी, वह टोरंटो में था, ये जार्विस पर था, थोड़ा पास में उस चर्च के जहाँ हम जाते हैं। तो वहाँ एक बूढ़ा सफेद आदमी था और उसने उससे कहा, अरे हमारे देश से निकल जाओ। माँ के लिए शायद यह और भी मुश्किल था क्योंकि वह अंग्रेजी में ठीक से नहीं बोल पाती थी। फिर वह डर गई। और डर गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि वह हमारे पास नहीं आएंगी। जब मेरे पास यह नहीं था, वे नहीं मानते। मैं रूसी हूँ, ईरानी से। और एक बार बस में भी, हाँ बस में भी ऐसा हुआ था। लेकिन वहाँ अफ्रीकी अमेरिकी थे, ये युवा लड़कियां थीं जो काले लोग, थोड़ा भी ही, लेकिन वे ऐसे थे जैसे। वकील, ऐसा मत कहो। उनके पास वास्तव में काले लोगों के प्रति संवेदनशीलता है। क्या यह अमेरिका जैसी ही है? लगभग नहीं। यह अब शुरू हुआ है क्योंकि यह ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा शुरू हुआ और उन्होंने इस मुद्दे को शुरू किया। यहाँ भी इसे विकसित करना शुरू किया। हालांकि कनाडा में कभी गुलाम नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ सफेद लोग थे और एक फ्रिज था। ठंड है और कोई यहाँ नहीं आता था। कनाडा वास्तव में मौजूद है, सिर्फ 150 साल, अब थोड़ा अधिक है। और यह कैसे स्थापित हुआ? उदाहरण के लिए 1921-1922 तक कनाडाई नागरिकता नहीं थी, यानी आप कनाडाई पासपोर्ट नहीं रख सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही कनाडाई नागरिकता और कनाडाई पासपोर्ट जैसी चीजें आईं। ओलेग के अनुसार कनाडा और अमेरिका की निकटता के बावजूद उनका मानसिकता अलग है। नहीं, कनाडा वह थोड़ा सरल है। विभिन्न देशों के लोग वे सरल होते हैं, वे दयालु होते हैं। वहाँ कुछ तनावपूर्ण है, वहाँ हथियारों की अधिकता है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की बहुत बड़ी संख्या है। स्कूल में गोलीबारी, कॉलेज में गोलीबारी, 5, 10, 12, 17 लोग मारे जाते हैं। यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं है। जो लोग गोलीबारी से थक गए हैं, लोग कनाडा में आराम करने आते हैं बिना बंदूक के। क्या तुमने अमेरिका के बारे में सोचा था जब तुम कनाडा में रह रहे हो? शायद सोचा होगा। जब मैं 20 साल का था मैंने सब कुछ सोचा था। आज पाकिस्तान, कल अमेरिका, परसों कनाडा, उसके बाद मोल्दोवा। जब मैं प्रवास करना चाहता था मेरे पास 2 विकल्प थे, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या कनाडा चले जाओ। फिर 2 साल बाद, ओह बेशक, मुझे कनाडा में ये पसंद है कि यहाँ के रिश्ते ऐसे होते हैं। वे आएंगे, वे आपसे अनुमति पूछेंगे, वह देखता है, मुस्कुराता है, क्या ले सकता हूँ। खैर ऐसा नहीं। खैर ये ऐसा लगता है जैसे ये सच्चा है। सच्चा। अमेरिका को देखने की कोशिश में हम भी ऊपर उठते हैं। उस दिशा में, वहाँ जहाँ धुंध है, वहाँ जहाँ ये चिमनियाँ हैं, वो ओंटारियो झील है। अगर तुम इसे पार करोगे तो तुम अमेरिकी तरफ पहुंच जाओगे। दाईं तरफ नियाग्रा है, बाईं तरफ रूपक रूप में कहें तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, अटलांटिक महासागर। ये शहर हिस्सा डाउनटाउन से काफी दूर है, लेकिन इस छोटे से अपार्टमेंट को वित्तीय रूप से आसान नहीं होगा। ये अपार्टमेंट लगभग 3400, 3500 और 1550 मीटर प्रति माह तक की कीमत में होगा। वहाँ एक कमरे का अपार्टमेंट 50 वर्ग मीटर से कम है, लगभग 2400। उसे बीमा भी खरीदना होगा, जिसे टेनेंट इंश्योरेंस कहा जाता है, जो खुद किराएदार की सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए आपके दोस्त आए हैं और किसी को बुरा लगने पर वह बालकनी से गिर गया तो मकान मालिक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। जिम, स्विमिंग पूल और योगा स्टूडियो। यहाँ उन्होंने पानी बंद कर दिया। कोई चिंता नहीं, कनाडा में सब कुछ यहाँ है। यहाँ वे सड़क से आए कुत्ते को धो सकते हैं। जब वे उसे यहाँ लाते हैं वे यहाँ कुत्ते को धो सकते हैं ताकि उसके पंजे साफ हों। और यह कर्मचारी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलती,
और हमें रास्ता दिखाने के बजाय उसके लिए हमें हाथ पकड़कर ले जाना आसान है। तो ये है तथाकथित लाउंज। यहाँ लोग भी इसे अपने लिए आयोजित कर सकते हैं। अगर तुम्हारा जन्मदिन है या बस आकर बैठें, पढ़ें। यहाँ सच में जन्मदिन है। इस डाउनटाउन अपार्टमेंट से द्वीप दिखाई देता है जो टोरंटो के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ये सामने है, इसे ओंटारियो आइलैंड कहा जाता है। ये एक जल टैक्सी है। आप इसे लेते हैं, ये टैक्सी, और ओंटारियो आइलैंड पर जाते हैं। ये अपार्टमेंट 2.5 मिलियन का है। अगर मैं वास्तव में इतने पैसे में यहाँ बस जाता तो पूल से बाहर नहीं आता। ये मुख्य शयन कक्ष है। जब शोइंग होती है तो रियल्टर और उन लोगों के लिए जो अपार्टमेंट देख रहे हैं कुछ भी उपयोग करना मना है, जिसमें शौचालय भी शामिल है। नहाना भी चाहता है, समझता हूँ, लेकिन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हर रियल्टर को एक विजिटिंग कार्ड छोड़ना होता है। यहाँ उनका पूरा ढेर है। जब आप यहाँ आते हैं, न केवल मैं बल्कि कई लोग वे आते हैं और फिर अपने रिज्यूमे में लिखना शुरू करते हैं। मैं वहाँ मैनेजर था, वहाँ बिक्री में, यहाँ पर उसका रिज्यूमे ऐसा होता है और हर जगह मैनेजर 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 शब्द मैनेजर का महत्व हमारे यहाँ और कनाडा में बहुत अलग है। हमारे यहाँ मैनेजर ये लगभग हर सलाहकार होता है और यहाँ ये निदेशक होता है। ये कैसी देश है जहाँ सभी आते हैं और सभी मैनेजर होते हैं। हाँ, हर रियल्टर के पास ऐसे संकेत होते हैं। जब वह घर बेचता है, उदाहरण के लिए उस दिशा में उसके पास अपनी लिस्टिंग होती है, वह मुख्य चौराहों पर नाम, फोन नंबर और तीर के साथ ऐसा संकेत लगाता है जहाँ घर बिक रहा होता है। तो कोई युद्ध नहीं है, कुछ कोई प्रतिस्पर्धी नहीं आते, उनको गिराते नहीं। कौन कौन से काम थे? पहला काम था, मुझे एक परिचित ने वहाँ काम पर लगाया। मेरे पास अंग्रेजी भाषा नहीं थी। उसने मुझे अपने उस काम पे लगाया जहाँ वो पहले काम करता था। ये कारों की डिसमेंटलिंग थी। कुछ महीनों तक मैंने काम किया, खासकर वह सर्दी मुझे याद है थी। 20 डिग्री, बस -20 -थूट्स ठंडा। तुम्हें ये सारी गाड़ियां चाहिए और वे बाहर हैं। इन गाड़ियों को खोलना था और सब कुछ, और हाथों से, और सब बर्फीला लोहा। मैं 10-20 बार जमीन से पुशअप करता, दौड़ता, फिर ध्यान केंद्रित करता, फिर वापस खड़ा होता और वहां खोलता। ये मेरी पहली नौकरी थी। तुम तुरंत रियल्टर नहीं बन सकते। यहाँ तुम बाथ हाउस में जा सकते हो। गए, सुना कि रियल्टर बनना अच्छा है, अगले दिन सुबह विजिटिंग कार्ड छपवाए और तुरंत रियल्टर बन गए। यहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, निश्चित रूप से तुम्हें यहाँ पढ़ाई करनी होगी ताकि परीक्षा पास कर सको, रियल्टर का लाइसेंस प्राप्त कर सको। और परीक्षा में क्या था? परीक्षा में बहुत कुछ था। एक एक करके पढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है तुम 7 या 8 परीक्षाएं देते हो और हर परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें, मेरे पास एक किताब थी लेकिन ये लगभग इतनी मोटी थी। वहाँ बहुत सारे कानून, नियम, उपनियम हैं। रियल एस्टेट कैसे काम करता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ग्राहकों की सेवा कैसे करनी चाहिए। मैंने यहाँ कॉलेज भी पूरा किया। मैंने यहाँ जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से कॉलेज पूरा किया। और वैसे मेरे पास शायद लगभग 12 विषय थे। और आश्चर्य की बात है, मुझे याद है मैंने लगभग 10 महीने पढ़ाई की। और आश्चर्य की बात है, मुझे याद है मुझे सभी विषय पसंद थे। तो क्या आपको कनाडा में रियल एस्टेट चाहिए? ओलेग से संपर्क करें, वह निश्चित रूप से इसमें पेशेवर है। संपर्क विवरण नीचे वीडियो के विवरण में होंगे। हमने डाउनटाउन में जाकर खाना खाया। यहाँ कुछ कैफेटेरिया जैसा है। हाँ, जब मैं अपने पोते के साथ वहाँ द्वीप पर जाता हूँ तो उसे यहाँ लाकर खिलाता हूँ। कैफेटेरिया में बात है कि सभी खाद्य पदार्थ एक ही कीमत है, चाहे पास्ता हो या मांस। सभी 100 ग्राम 2.79। मैंने गलती से पास्ता ले लिया। मुझे पता नहीं था कि उनकी कीमत झींगे के बराबर है। कैश काउंटर पर सब कुछ एक ही कंटेनर में तौला जाता है। इसे हम राष्ट्रीय कनाडाई भोजन कह सकते हैं। मैक्सिकन, एशियाई, इतालवी, और यह शायद अभी भी पिज्जा काट रहा है, शायद लगभग। यूक्रेनियों के साथ कौशल। पहली बार मैं पास्ता खा रहा हूँ पिज्जा के साथ। अब ये मेरे लिए कनाडा के साथ जुड़ जाएगा। हमारे पास वास्तव में एक बहुत ही
हम कब्रिस्तान पहुँचे। ऐसा लगता है कि यह दोपहर के भोजन के लिए बिल्कुल भी विषय नहीं है, लेकिन आप सीधे स्मारकों के बीच पिकनिक आयोजित करना चाहेंगे। खैर, मैं किसी ऐसी जगह देखना पसंद करूंगा जहां हमारे पास है बाड़ लगाना। अरे कुछ प्रकार की बाड़ें, कब्र पर कब्र। और यहाँ तो आप कंबल ले सकते हैं और पिकनिक कर सकते हैं। देखो यहाँ कितना शांत है ना? हाँ, कोई शोर नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि ये मक्खी हत्यारा टीप भी शोर नहीं कर रहा है, बस मुझ पर बैठ गया है और इलाके में घूम रहा है। और यह एक विशिष्ट कनाडाई वृद्धाश्रम है। लोग सेवानिवृत्त होते हैं, उनके पास रेस्तरां जैसा भोजन होता है, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना होता है और उनके लिए नर्सें देखभाल करती हैं। मैं आज यात्री हूँ, लेकिन यहाँ यात्रियों को भी अक्सर जुर्माना लगाया जाता है। अभी मैंने जुर्माना भरा, लगभग $300, लगभग कहीं $238 के आसपास, इसलिए कि मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी न चलाना और एक व्यक्ति के साथ कार में जो गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे था, बीच में बैठा था और मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी क्योंकि पुलिस ने मुझे रोका और टिकट दिया। मैं उस यात्री के साथ बैठा था जो पीछे बैठा था और उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और जुर्माना लिख दिया। और ड्राइवर को कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा आईडी दो, क्योंकि जब बाद में तुम्हें यह जुर्माना दिया जाता है तो उसमें सब लिखा होता है, तुम्हारा नाम, उपनाम। जैसे ओलेग का ड्राइवर भी पकड़ा गया था। अगर जुर्माना जल्दी भर दो तो 50% की छूट। जब मैं यहाँ कनाडा आया तो पहले हफ्ते में मुझे ऐसा जेट लैग था कि मैं ठीक 12 बजे दोपहर में गाड़ी चला रहा था और मैं बस सोने लगा। मेरी आंखें, मुझे माचिस की तीलियां डालनी पड़ती थीं। मैं गाड़ी नहीं चला सकता था, लेकिन मैंने 2 बार नियम तोड़ा, लाल बत्ती पर ट्रैफिक लाइट पार करते हुए। मुझे याद है मुझे पहला जुर्माना मिला था लगभग $250 का। मैं अदालत गया, तब अदालत में ऑनलाइन नहीं, और उन्होंने मेरा जुर्माना शायद आधा कर दिया। मैंने वहां भुगतान किया शायद लगभग $125। और गाड़ी चलाते समय तो समझदारी से नहीं, सिर्फ बिना शराब के। सबसे पहले आपका लाइसेंस कम से कम 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा, फिर जुर्माना होगा $10,000 और तय वकील लेते हैं। वकील महंगा होता है, यानी आप लगभग $10,000 तक सिर्फ वित्तीय रूप से फंस जाते हैं। अगर आप वकील नहीं लेते तो आप हर चीज के लिए दोषी हैं। हाँ, जो कुछ भी आप पर आरोप लगाया गया आप सब कुछ मान लेते हैं, और आपको करना होगा, सोचना होगा कि क्या आपके पास आपराधिक रिकॉर्ड होगा। पहले से रिकॉर्ड, आप अमेरिका नहीं जा सकेंगे। ओलेग, स्थानांतरण पर उन लोगों से बात करना महत्वपूर्ण है जिन्होंने अनुकूलन किया है, अन्यथा गलत सलाह के कारण आप दूसरों की गलतियों को दोहरा सकते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जो आए और इसे स्वीकार किया। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो हाल ही में आए हैं, वे यहाँ केवल 3 महीने से हैं और वे खुश हैं कि उनके पास ऐसी पेशे हैं जो इस तरह से मांग में है। पत्नी, वह काम करती है, उसने पूरी जिंदगी बच्चों के साथ काम किया है और वह दंत तकनीशियन के रूप में काम करता था। यद्यपि यहाँ मांग में है, अच्छे लोग बहुत कम हैं और उन्होंने अपेक्षाकृत जल्दी ही अपने लिए काम ढूंढ लिया। यह बहुत प्रवासी लोगों के बीच बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस देश में आते हैं 2023 में लगभग 2 मिलियन लोग आए, जो एक बहुत बड़ी संख्या है छात्रों को शामिल करते हुए। इस संख्या में से छात्र वे लगभग 800,000 होते हैं। फिर ये शरणार्थी, ऑड परमिट, स्थायी निवास के लोग लगभग 2 मिलियन, और वे तो दांतों से काटते हैं डामर। बिल्कुल। और कनाडाई सबको सहन कर रहे हैं। जब मैं आया था हम पार्क में गए और अगले दिन बैठे थे, वहां उन हंसों को खिला रहे थे। कनाडाई लोग आए, कहा नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं? हमने कहा नमस्ते, क्या आप अभी आए हैं? हमने कहा हाँ, कनाडा में आपका स्वागत है। तो बस ऐसा ही। और पुलिस को फोन करते हैं। लोग जो यहाँ बच्चों के साथ आते हैं, अगर वे IT विशेषज्ञ नहीं हैं, अगर वे काम करना चाहते हैं, जैसे कि हम आदत से दिमाग से काम करना चाहते हैं, न कि हाथों से, उनके लिए यहाँ बहुत मुश्किल होगा। ये देश उन लोगों के लिए आदर्श है जो वहाँ काम करते थे, खिड़कियां लगाते थे। कामगार पेशे, टकरा जाना, हाँ, फर्श बनाते थे। यहाँ जो लोग यहाँ आते हैं और दिमाग से काम करना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं विभिन्न देशों से और बहुत सारी प्रतिस्पर्धा है और दिमाग सबके पास है। घर की याद नहीं आती मुझे फिलहाल।
नहीं, शायद जानते हो, वहां जाकर परिवार वालों से मिलना। और वैसे वापस वहां जाने के लिए शायद मैं तुरंत वहां नहीं ढल पाऊंगा। हाँ, जा सकता हूँ, थोड़ी देर वहां रह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय बाद मुझे वापस आने का मन करेगा। तुम्हारे यहाँ होने के बारे में परिवार वाले क्या कहते हैं? खैर, वे अब आदत डाल चुके हैं। अगर प्यार करते हो तो थोड़ा रुको, बाएं कहो। क्या कहें, कनाडा एक अलग महाद्वीप, अपनी मानसिकता, अपनी विचित्रताएं, अपने फायदे और नुकसान, किसी न किसी तरह समान फायदे भारी पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए लोग अधिक से अधिक उत्सुक हैं। ये इस देश के बारे में मेरी पहली कड़ी थी, अभी और भी कई होंगी। उन्हें मिस न करने के लिए अभी मेरे YouTube, Instagram और Telegram पर सब्सक्राइब करें। हर जगह मैं हूँ वोवा कारमानोव। अलविदा।